हेलो बच्चों, कैसी चल रही है सभी की तैयारी। आई होप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैथ्स सॉल्वर चैनल पर मेरी यही कोशिश रहती है कि मैथ्स में किसी भी तरह की आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर 2021 के एग्ज़ाम के लिए जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। आज से ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 पार्ट लगभग इसके बच्चों बन सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग 1 मार्क के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे एक ही क्लास में। टोटल 16 क्वेश्चन है बच्चों, ये 1 मार्क्स वाले। यह आज की क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो डेली की तरह रात को 8 बजे हमारी क्लास आती है। क्लास 10th के लिए आज फिर से हाजिर है। आज हमारा टारगेट क्या है मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब एक चीज़ और बच्चों ध्यान से समझना, ये सैम्पल पेपर सभी के लिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैंने जो सैम्पल पेपर लिया हुआ है ये स्टैंडर्ड का है। बेसिक के सैम्पल पेपर के भी जल्दी सॉल्यूशन लाए जाएंगे। फिलहाल स्टैंडर्ड का पेपर हमने पहले लिया है। और बच्चों, स्टैंडर्ड का पेपर जो ये है, ये ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों को नहीं करना है। बेसिक वाले भी इसको कर सकते हैं, उनके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड वाले बेसिक वालों का जो सैम्पल पेपर आया है उसको करके देख सकते हैं। दोनों तरह के पेपर अपने सॉल्व करो। इन पेपर से, सैम्पल पेपर से ही तुम लोगों को आइडिया लगेगा कि इस बार का बोर्ड का एग्ज़ाम जो है मैथ्स का, वो किस तरह का आने वाला है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरह क्वेश्चंस डाले जाएंगे, कैसे 3 घंटों के अंदर हमें पेपर को पूरा कवर करना है। यही सैम्पल पेपर तो हमारे सामने है ना। अब जो प्रकाशन के अलग सैम्पल पेपर्स आएंगे, सभी पब्लिकेशंस अपने अपने सैम्पल पेपर निकालेंगे, वो इस सैम्पल पेपर को आइडियल मानते हुए इसके ही तरीके से निकालेंगे सब कुछ। तो ये सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। तो सभी बच्चे बिल्कुल भी आलसी नहीं बनेंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर के बैठना है, एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। टाइम निकालो, आराम से इस वीडियो को देखना है पूरा का पूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो। दूसरा, इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा कैसे होगा कि वीडियो को पॉज कर दो, पॉज करके क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे लिखा हुआ उसको खुद से सॉल्व करो अपनी कॉपी में फटाफट से, फिर वीडियो को प्ले करके फिर देखो कि तुमने ठीक किया है कि नहीं किया। ये बेस्ट तरीका रहेगा इस वीडियो से फ़ायदा उठाने का। तो बच्चों फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है इफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 180 एंड HCF एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 फाइंड द LCM। ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर। फर्स्ट चैप्टर से ये हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों, एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये भी देखेंगे कि आगे हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे है पेपर के अंदर, क्योंकि बच्चों स्टेप मार्किंग होती है। तो एक एक स्टेप को बिल्कुल परफेक्टली लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये जो हमें दिया हुआ है x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, isn't it? और यहाँ पर ये HCF दिया हुआ है इनका 3, और LCM हमें फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी जाएंगी। HCF है 3, LCM हमें निकालना है, फाइंड करना है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 180 हमें दिया हुआ है बच्चों। तो LCM विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 3, यानी कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 60। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि हमेशा आंसर को ब्लॉक में किया करो, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक के अंदर किया है, और बाहर लिखा करो आंसर। इससे क्या होता है कि टीचर को चेक करने में भी मदद मिलती है, उनको डायरेक्ट दिख जाता है कि तुम्हारा आंसर क्या है ना, और अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर के ऊपर। अब मैंने इतना सारा कुछ लिखा हुआ है, लास्ट में आंसर को ब्लॉक में कर दिया तो अलग से चमकेगा, ईजिली टीचर को दिख जाएगा कि आखिर हमने फाइनल आंसर दिया क्या है बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है। अब इस क्वेश्चन में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टेप मार्किंग चलती है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये फॉर्मूला लिखने के अलग से मार्क्स होंगे और नीचे सॉल्यूशन करने के अलग से मार्क्स होंगे। हाफ मार्क्स दोनों को हम लोग देख सकते हैं। तो सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम भी जारी करी है बच्चों, किस हिसाब से स्टेप मार्किंग होगी। ये सैम्पल पेपर के साथ ही मार्किंग स्कीम भी दी हुई है। मैंने वीडियो में बताया था सैम्पल पेपर वाली कि मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। तो मार्किंग स्कीम को जरूर सभी वॉच करना, वहाँ से देखना कि किस हिसाब से स्टेप मार्किंग तुम्हारे आंसर्स पर होगी। प्रेजेंट कैसे करना है, इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, आसान सा क्वेश्चन, बहुत ईजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, स्टैंडर्ड का पेपर है और कितना आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ऑप्शन में है इस क्वेश्चन के, और ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिस्ट ने थोड़ी गड़बड़ की है। ये एक्चुअल में इस तरह से है कि 14587 अपॉन 2 की पावर है 1 इंटू 5 की पावर है 4 बच्चों। हमें बताना है कि ये कितनी प्लेस बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट, आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस दिस विल टर्मिनेट, ये हमें बताना है।
तो यहाँ पर टर्मिनेशन चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चों, जो भी मैक्सिमम पावर है ना डिनोमिनेटर में, उतनी प्लेस बाद टर्मिनेट होगा, डेट्स इट। ये दिमाग में रखना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 4 है। तो हम लिखेंगे हेयर इन डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर is 4, isn't it? So this will terminate after 4 places ऑफ डेसिमल। तो इसमें हमें कुछ सॉल्व करके नहीं दिखाना कि आंसर क्या आएगा, जस्ट हमारे से ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस दिस विल टर्मिनेट। तो जितनी मैक्सिमम पावर होगी डिनोमिनेटर में, जैसा कि यहां पर मैक्सिमम पावर बच्चों 4 है, isn't it? तो इसलिए 4 प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, 4 हमारा इसका आंसर हो गया। बस फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यस, थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली में जो कि सेकंड क्वेश्चन है, तो ये बच्चों पॉलिनोमियल्स चैप्टर से यहां पर डाला गया है। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कई बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं कि माइनस बी अपॉन ए। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से इस फॉर्मूले को लिखते हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों ये लिखना प्रॉपर नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि हमें इस तरह से इसको लिखना चाहिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो एक्स वेरिएबल वाला है, ध्यान दो एक्स वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह वाई होता तो हम यहाँ लिखते कोफिशिएंट ऑफ वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स की जगह एम होता तो हम यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर लिखते, बस इतना फर्क पड़ जाता है। फिर आगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के साथ जो नंबर है क्या है माइनस के। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि के लिख दो, के साथ माइनस भी है, ध्यान दो। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का साथी कौन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, तो अपॉन में 3, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू, इन्होंने कहा है कि सम ऑफ जीरोज है 3, ये दिया हुआ है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इज 3, तो बच्चों यहाँ सम ऑफ जीरोज की जगह हम लोग 3 को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होके के आ जाएगा। तो के इज इक्वल्स टू हमारा 3 3 9, यानी के की वैल्यू 9 हो गई। तो जस्ट सिंपल सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगा के, सम ऑफ जीरोज इन्होंने कहा था 3 है, यहाँ पे रखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने पॉलिनोमियल से यहाँ इसमें पुट कर दी बच्चों, और सॉल्व करके के अपना निकाल लिया। एक क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से भी आने की उम्मीद रहती है हर साल, तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से, तो इसमें सैम्पल पेपर में एक तरह से हम कह सकते हैं सीबीएसई ने लाइन से डाले हुए हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रियल नंबर्स का, दूसरा क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का, तीसरा क्वेश्चन लीनियर का आ गया है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाया था बताया भी था कि इस तरह के क्वेश्चन 100% पेपर में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ सैम्पल पेपर में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो बच्चों के की वैल्यू हमें निकालनी है डज नॉट हैव आ सॉल्यूशन के लिए, यानी नो सॉल्यूशन के लिए। तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इजंट इट। ये कंडीशन है बच्चों। तो a1 हमारे पास क्या होगा यहां पर, दिस इज a1, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b1 और बचा हुआ जो है कांस्टेंट ये होता है c1। फिर सेकंड इक्वेशन जो है दूसरे वाले जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और जो कांस्टेंट है वो c2। वैल्यू रखेंगे, a1 3 है, a2 हमारे पास 6 है,
B1 1 है, B2 K है, इज़ नॉट इक्वल टू C1 माइनस का 3, क्योंकि LHS में ला के हमें वैल्यू डालनी चाहिए, तो LHS में 3 को लाएंगे तो -3। ऐसे बच्चों ये बन जाएगा -8, हालांकि बाद में कैंसिल भी हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें तो K चाहिए, तो पहले दो को कंपेयर कर लेंगे, यानी 3/6 इज इक्वल्स टू 1/K। इसका मतलब बच्चों कैंसिल आउट किया, 1/2 बना, तो K हमारे पास कितना आ गया, 2 आ जाता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो ये चीज़ समझ गया ना कि इन्होंने नो सॉल्यूशन के लिए कहा था, तो जिस बच्चे को ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद है तो उसका ये क्वेश्चन बन जाएगा नो डाउट। जिसको नो सॉल्यूशन की कंडीशन याद नहीं है उसका ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। मैंने जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था मैंने बताया था कंडीशन सभी को याद कर लेनी है। तो टोटल 3 कंडीशन होती हैं बच्चों, ध्यान रखना, इनको जरूर याद कर लेना। एक कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए यानी नो सॉल्यूशन की, एक होती है यूनिक सॉल्यूशन की यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस की, और एक होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कोइंसिडेंट लाइंस की होती है, जिसमें ये तीनों इक्वल हो जाते हैं। तीनों आपको याद होनी चाहिए, कोई भी आ सकती है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये देखो फिर से वही चीज़ है। अब एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर डाल दिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमें सॉल्व नहीं करना, जस्ट एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। फॉर्म लीनियर इक्वेशंस टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, दैट्स इट। क्या सिचुएशन है, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप बनाने की कोशिश करो क्वेश्चन को, फिर प्ले करके देखो। इफ़ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट्स ₹1500 एंड 6 चेयर्स 1 टेबल कॉस्ट ₹2400। सबसे पहले क्या करो बच्चों, मान लो लेट 1 चेयर कॉस्ट ₹X and let 1 table cost ₹Y। हमने मान लिया एक चेयर हमें X रुपीज़ की पड़ती है और एक टेबल Y रुपीज़ की आने वाली है। अब पहली सिचुएशन, फर्स्ट केस, 3 चेयर्स कॉस्ट प्लस 1 टेबल की कॉस्ट, अगर ऐसा करेंगे तो आएगा 1500, इज़न्ट इट, लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पहली चीज़ मैंने उठाई है इतनी। अब बच्चों एक चेयर की कॉस्ट X रुपीज़ होती है, तो 3 चेयर की कितनी हो जाएगी, 3 × X, इज़न्ट इट। फिर प्लस एक टेबल की कॉस्ट, ये तो डायरेक्ट है ही, Y है एक टेबल की कॉस्ट, तो Y इज इक्वल्स टू 1500। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अब दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो दूसरी इक्वेशन बनेगी दूसरी वाली लाइन से, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 2400। सेकंड केस बन जाएगा 6 चेयर्स की कॉस्ट और एक टेबल की कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों की कॉस्ट मिला करके टोटल कॉस्ट 2400 हो जाती है, बन जाती है। तो बच्चों यहाँ से जो इक्वेशन आएगी, एक चेयर की कॉस्ट X है तो 6 चेयर्स की 6X हो जाएगी, प्लस एक टेबल की कॉस्ट हमने Y ली हुई है, Y इज इक्वल्स टू 2400। अब इसने हमें कहा था कि जस्ट इक्वेशन बना के दे दो, फॉर्म लीनियर इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये आ गई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन सेकंड केस के हिसाब से ये वाली आ गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच टर्म ऑफ द AP, तो AP चैप्टर नंबर 5 है और 5th नंबर का ही यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो बच्चों ये एज अ सैम्पल डाले हुए हैं CBSE ने क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि ये पेपर में ही आ जाएंगे, हो भी सकता है इनमें से कोई डायरेक्ट ही आ जाए, लेकिन जो पेपर आएगा वो बनेगा इसी तरीके का, इसी तरह से आप लोगों को वहाँ पे दिखाई देगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए इस पेपर की इम्पोर्टेंस है। अभी जितने भी पब्लिकेशन अपने पेपर बनाएंगे सब इसी हिसाब से बनाने वाले हैं।
और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो बेसिक वाले सॉल्व करें और बेसिक का जो है वो स्टैंडर्ड वाले करें। अपने अपने वाले तो करने ही हैं, लेकिन एक दूसरे के पेपर भी जरूर सॉल्व करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी? तो मान लेते हैं लेट द टर्म बी ए एन। हम मान लेते हैं ए एन है वो जो ज़ीरो है इस एपी में। सो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इज़न्ट इट? हमने माना है कि ए एन जो है वो ही ज़ीरो है, तो ए एन की जगह ज़ीरो रख देंगे, क्योंकि हम ज़ीरो का ही तो नंबर निकालने वाले हैं कि ज़ीरो कौन से नंबर की टर्म है ये हम निकालने वाले हैं। तो ए एन की जगह हमें बच्चों ज़ीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका नंबर हम निकालने वाले हैं। सामने ए हम देखें, हेयर ए इज इक्वल्स टू व्हाट? फर्स्ट टर्म 27, और डी हमें चाहिएगा, डी इज इक्वल्स टू 24 माइनस 27 यानी कि माइनस का 3। ए की जगह 27 रखा प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह माइनस 3 रखा। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का जो सिंपलेस्ट मेथड है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या किया करो, इस 27 को इधर ले आओ, तो 0 माइनस 27 ऐसे हो जाएगा, और n माइनस वन इंटू माइनस 3। इस माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई मत करो, जो करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा शॉर्ट पड़ता है कैलकुलेशन जिससे जल्दी हो जाती है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो सभी। हमने क्या किया, पहले इसको ही इधर ले आए इसके पास, तो इधर आया तो ये बन गया झट से माइनस 27। अब माइनस 3 देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, इज़न्ट इट? माइनस 3 यहाँ पर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, वहाँ रह गया n माइनस वन। चेक करो, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 9 जा 27 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो 9 इज इक्वल्स टू n माइनस वन रहता है, यानी कि बच्चों n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, फटाफट से हमारा आंसर 10 आ गया। यानी इस एपी की जो 10th नंबर की टर्म होगी ना, ये फर्स्ट नंबर की टर्म है, ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, ऐसे ही जो 10th नंबर पे टर्म आएगी वो क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। ये हमारा इसका आंसर है। आंसर को ब्लॉक में करेंगे और बाहर लिखेंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर और में दिया हुआ है एपी का एक और क्वेश्चन, ठीक है। In an AP, if D is equals to -4, N is equals to 7, AN is equals to 4, फाइंड है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके फटाफट से आंसर निकालो, फिर आके देखो सही किया कि नहीं। तो AN is equals to A plus N minus 1 इंटू डी। AN इन्होंने कहा है 4 है, ये लो रख दिया। A इन्होंने कहा है निकालना है, नहीं रखेंगे। N इन्होंने कहा है 7 डालना, तो हमने रख दिया है -1। D इन्होंने कहा है -4 रखो, तो हमने -4 रख दिया। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू A प्लस, अब यहाँ पर हम 7 माइनस 1 कर सकते हैं, इजीली 6 हो गया, टू -4, 4 इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस -6, 4 ज़ा 24। तो बच्चों A इज इक्वल्स टू कितना बनता है? 4 प्लस 24, इज़न्ट इट? यानी A हमारा आ गया 28। ये हमारा आंसर हो गया इसका। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन है। जब मैंने क्वाड्रेटिक कराया था मैंने बताया था इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ सैम्पल पेपर में देख भी रहे हो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4। फॉर इक्वल रूट्स हमें निकालना है। इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं मैं हमेशा अपनी क्लासेस में जो जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है उनको स्पेसिफिकली मार्क कराता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों वो अगर क्लियर है तो क्वेश्चन तो अपने आप ही तुम लोग बना दोगे। इसलिए जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं और मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, उस पर या तो स्टार बनाओ उस कंसेप्ट पर, या उसको अलग से नोट कर लो, उन्हीं से ही पूरा क्वेश्चन चलना होता है। अब इस क्वेश्चन की जान कहाँ है? हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? तो फॉर इक्वल रूट्स तब होते हैं जब d 0 के इक्वल हो जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो जाता है। d माने b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 जब हो जाए तब इक्वल रूट्स होते हैं। तो ये कंडीशन लग जाएगी, यही तो कंसेप्ट है इसका। अब यहाँ पर हम वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हम जब
जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमें पता लगता है कि b क्या है, चेक करो ध्यान से देखो, b हमारे पास है 6k, इजंट इट, x का कोफिशिएंट b है, नीचे x का कोफिशिएंट 6k है, तो b की जगह 6k आएगा, उसका होल स्क्वायर माइनस 4, a देख करके बताओ एक्स स्क्वायर के साथ है ना a, उसका कोफिशिएंट 9 है, c बताओ जो लास्ट में है 4 कांस्टेंट, ये हमारा इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 36k स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, 36k स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4 144 हो जाता है, यानी कि 36k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। तो बच्चों यहाँ से k स्क्वायर बन जाता है हमारा 144 अपॉन 36, चेक करो। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे बहुत इजीली, तो 36 है ये, है ना, 36 सेकेंड, 6 से कैंसिल करेंगे, 6 6 जा, और 12 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 12 3 जा 36 और 12 12 जा 144, फिर 3 4 जा 12, यानी 36 4 जा 144 होता है। ऑब्वियस है, हम यहाँ पर जब निकाल रहे तो भी आ रहा था, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, यहाँ समझना, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। k इज इक्वल्स टू स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, आंसर क्या बनेगा, अंडर रूट 4 है, तो दोनों वैल्यू निकलेंगी बच्चों, प्लस का 2b माइनस का 2b, प्लस माइनस दोनों साथ में लगाने हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है, दोनों आंसर बनेंगे प्लस भी माइनस 2b, अगर एक लगा दोगे तो आधा मार्क्स वहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7th। छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार पेपर में मार्क्स कट जाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, थोड़ी चीज़ लगानी भूल गए, प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिखे, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम 95 प्लस से या 100 आउट ऑफ 100 से चूक जाते हैं, उनका खास करके ध्यान रखना है। अभी जब हम आगे पेपर सॉल्व करेंगे बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा बीच बीच में, तो ये जो पेपर के पार्ट्स आएंगे ध्यान से इनको देखना है बच्चों, पूरी क्लास जब वॉच करोगे तभी प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा, इसलिए जो डेली क्लास आती है रात को 8 बजे उसको प्रॉपर पूरा वॉच किया करो, तब ही तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी 100% वीडियो से फ़ायदा उठा पाओगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इससे आसान क्या हो सकता है। अगर ओरिजिनल पेपर जो आएगा हमारा उसमें भी यही आ जाए तो भाई तुम्हारे तो मज़े आ जाएंगे सभी के। तो यहाँ पर जस्ट स्प्लिट करना है इनको, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो एक्स स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करके तो 10 चाहिए, यहाँ प्लस करके चाहिए 7, ऐसे दो नंबर सोचे जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आता हो और प्लस करके 7 आ जाता हो। 5 और 2 होते हैं, isn't it? तो 5 और 2 में स्प्लिट हो जाएगा, मिडल टर्म जो है हमारी यानी कि 7x 5x और 2x में स्प्लिट हो गई, टूट गई, पेयर बनाया, x कॉमन निकाला हमने, x प्लस 5 कॉमन निकालते हैं, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आए हैं ना ये हैं फैक्टर्स, लेकिन इसने कहा है कि रूट्स निकालो, तो रूट्स आगे निकलेंगे, x की वैल्यू जो होंगी वो रूट्स होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आगे भी चलेगा। एक बार हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार दूसरे वाले को, तो यहाँ से एक तो रूट आ गया हमारा -5, isn't it? और एक दूसरा बच्चों आ गया -2, ये हमारे इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से, और में दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है मैंने बताई थी, ये याद करनी पड़ेंगी सभी को। फॉर नो रियल रूट्स d लेस देन 0 होता है बच्चों, 3 कंडीशन होती है, मैं यहाँ पे भी फिर से लिख देता हूँ। d इज इक्वल्स टू 0 जब हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, d जब 0 से बड़ा हो जाए तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स
निकलते हैं, और जब d 0 से छोटा रहे तो नो रियल रूट्स। 11th में पढ़ाएंगे नो रियल रूट्स के बारे में डिटेल में। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि नो रियल रूट्स की बात कही है तो ये लेस देन का साइन चलेगा। b की वैल्यू डालो यहाँ से, b क्या है -6, ठीक है ना, -6 का स्क्वायर -4, a कितना है एक्स स्क्वायर के साथ a होता है तो यानी 30a, a की जगह एक्चुअल में 30a आएगा, और c क्या है लास्ट में जो कांस्टेंट बच गया यानी कि 1 इज लेस देन, तो ये बनता है 36 माइनस 120a लेस देन 0 बच्चों, ये बन गया हमारे पास। अब देखो 36 लेस देन 120a, ये हमारे पास यहाँ से बन गई चीज़। इस लेस देन को इक्वल टू की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है, इसमें कोई घबराना नहीं है, इसको इक्वल टू की तरह ही सभी को ट्रीट करना है। तो हमने क्या किया, माइनस को इधर ले गए, बस ये प्लस का बन जाता है, और यहाँ पर 36 अपॉन 120 लेस देन a, ये हमारे पास आ गया। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 से कैंसिल हो जाएगा 23 टाइम्स एंड 10 टाइम्स, तो 3/10 इज लेस देन a, यानी कि a इज ग्रेटर देन 3/10। ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू निकालनी थी ना हमें, तो ये आ गया, यानी a की जितनी भी वैल्यू 3/10 से बड़ी रहेंगी, इसका मतलब क्या निकलता है, ध्यान से समझना, इस बात को नोट कर लेना अपने पास। a की वैल्यू 3/10 से जो भी बड़ी वैल्यूज रहेंगी, उन सारी वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे बच्चों, नो रियल रूट्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन 3/10, चेक करो 3/10 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, the given equation has no real roots। ये प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का 1 मार्क्स के लिए, इस तरह से हम लोग इसको प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सर्कल्स चैप्टर से क्वेश्चन है। इफ PQ is equals to 28 centimeter, then find the perimeter of triangle PLM। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट पेपर में आ जाए अब की बार इसी तरीके से। ये यहाँ पर P है बच्चों, ये L है, ये N है, ये M है, ये T है, ये Q है, ठीक है, सेंटर बना लेते हैं। PQ दिया है 28 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इधर लिखते हैं, थोड़ा फिर इधर की तरफ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। PQ इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों। PQ जो है वो PT के इक्वल हो जाएगी, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सर्कल्स चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से है थ्योरम। अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है, इससे अगर मैं सर्कल पे टेंजेंट बनाऊंगा, एक टेंजेंट PQ गई यहाँ तक और एक टेंजेंट हमारी आई है PT यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आ रही है बच्चों, तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। थ्योरम आगे ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, मार्क्स होते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ PQ इज इक्वल्स टू PT और इज इक्वल्स टू व्हाट, PQ कितनी है 28 दी है, यानी इज इक्वल्स टू 28, ये दोनों कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर दोनों हो गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वी हैव LQ is equals to LN and MN
इज इक्वल्स टू एम टी। अब कहोगे सर ये कैसे कह रहे हो आप, एल क्यू एल एन के इक्वल है और एम एन एम टी के। ये चीज़ शायद दिख नहीं पा रही होगी, इसको नीचे लिख देते हैं। एंड एम एन इज इक्वल्स टू एन टी एम टी। ये कैसे लिखा मैंने, सेम रीज़न, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दी सर्कल आर इक्वल। सेम रीज़न जो अभी यहाँ पर दिया है रीज़न ये वाला, यही सेम रीज़न यहाँ अप्लाई। और चेक करो, ये एम एक्सटर्नल पॉइंट है और ये इससे गई ऐसे एम एन टेंजेंट और यहाँ से ये आई एम टी टेंजेंट। ये दोनों भी तो टेंजेंट हैं छोटी छोटी। यहाँ ऐसे ही एल एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे जाती है एन तक एक टेंजेंट, फिर एल से लेके क्यू तक एक टेंजेंट जाती है। तो बच्चों एल क्यू और एल एन आपस में इक्वल हो जाएंगी, इजंट इट? और एम एन और एम टी भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये चीज़ देखनी है, जिसने ये चीज़ पकड़ ली उसका क्वेश्चन क्लियर है। तो ये टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास यहाँ आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। अब इस पे आते हैं हम, अब आएगी मुद्दे की बात। ये अभी तक तो हम भूमिका बना रहे थे, एक तरीके से बेस तैयार कर रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब पेरीमीटर की बारी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एल एम। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, इजंट इट? अगर ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर देते हैं तो पेरीमीटर आ जाता है। तो पी एल एम की तीनों साइड बताओ, पी एल प्लस एल एम, चेक करो, और तीसरी साइड है पी एम, इजंट इट? यही बनेगी बात, बिल्कुल यही बनेगी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, पी एल प्लस एल एम को मैं ब्रेक कर रहा हूं, एल एम को दो टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हैं। एल एम को मैं लिख रहा हूं एल एन प्लस एम एन, ये मैंने एल एम को ब्रेक किया, प्लस लास्ट में पी एम को एज इट इज लिखा है। अब बड़े ध्यान से देखो, ये चीज पकड़नी है सभी को। अगर मैं पी एल में, पी एल तो एज इट इज प्लस एल एन जो है हमारी, एल एन की जगह मैं एल क्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, इजंट इट? एल एन की जगह एल क्यू डाल सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, मैंने पहले उनको इक्वल दिखाया है। प्लस ऐसे ही एम एन की जगह एम टी डाल सकते हैं, इजंट इट? यहाँ पर एम टी हमने रख दिया, प्लस पी एम लास्ट में एज इट इज। ठीक है, ये हमने ऊपर से यहाँ से इसमें ये चीज़ें सब्सटीट्यूट कर दी। अब बच्चों क्या फ़ायदा होगा, पी एल में जब एल क्यू ऐड करोगे तो क्या चीज़ निकल के आएगी, व्हेन वी ऐड पी एल एंड एल क्यू वी गेट पी क्यू, इजंट इट? ऐसे ही ये चीज़ को पकड़ो, एम टी में जब पी एम ऐड करोगे, एम टी में जब पी एम ऐड करोगे तो आएगी पी टी। चेक करो आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पी क्यू अभी हमने निकाली, पी क्यू कितनी है 28, और पी टी भी हमने निकाली कितनी है, वो भी 28 है। तो 28 प्लस 28 यानी कि आंसर कितना बन गया 56, यस 56 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लगाने, यूनिट का हाफ मार्क्स होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। पेरीमीटर निकल रहा है, यूनिट लगेगी सेंटीमीटर। आंसर को करेंगे ब्लॉक में। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर होगी बात? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से डाला गया है। टू टेंजेंट्स, फिर से सर्कल्स चैप्टर का क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, अगर किसी बच्चे ने कंसेप्ट्स पे काम किया है ना, 10th के बोर्ड का पेपर इस तरीके का आता है, जिस बच्चे ने कंसेप्ट्स पे काम किया है, क्वेश्चंस को रटा नहीं है बल्कि समझने की कोशिश की है, तो वो डेफिनेटली 90+ स्कोर करेगा। 100% है ये बात। और मैथ्स को पक्का बनाने का बच्चों एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। जितनी बार करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतने ही तुम लोग अच्छा स्कोर करने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्वेश्चन है, कह रहा है टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, यानी दोनों एंगल, दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल,
ये सिलेक्ट हो रहा है, जस्ट ए मिनट, चलो लिख देते हैं इसको। ये एंगल जो हमारे पास है, ये वाला एंगल, ये हमारे को दिया हुआ है 60 डिग्री का, दिस एंगल 60 डिग्री ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल का जो रेडियस है दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। मैं बताता हूँ कहाँ पर होगी मिस्टेक। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी हमें पी ए निकालनी है, और दूसरी टेंजेंट कौन है, इधर से ले आओ, इसको नाम रख देते हैं पी बी। ये दोनों हमें निकालनी। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ज्वाइन कर देना है। यहाँ से लाइन जाएगी और ऐसे पी को जाके मिल जाएगी। ये चीज़ हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दी, तो एक ट्राइंगल ऊपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक थ्योरम होती है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये थ्योरम हमें क्या सिखाती है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का है बच्चों, पूरा एंगल 60 डिग्री का है। ये थ्योरम कहती है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू ईच अदर, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ऊपर वाला ये 30 डिग्री का बनेगा, दिस एंगल, और जो नीचे वाला बनेगा ये भी 30 डिग्री का बनेगा। यानी जो लाइन इनको सेंटर से ज्वाइन कर रही है ना एक्सटर्नल पॉइंट को, पीओ, और जो टेंजेंट है हमारी पीए और पीबी, तो पीओ से पीबी का जो एंगल होगा वो ही एंगल पीओ से पीए का होगा। इक्वली इंक्लाइंड रहेंगी दोनों। कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का है, 30 का पोर्शन शेयर करेंगी। अगर यहाँ पे 80 डिग्री का होता है एंगल तो 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे हो जाता। 100 डिग्री का होता तो 50 डिग्री ऊपर 50 डिग्री नीचे हो जाता। लेकिन इस चीज़ को यूज़ करने के लिए पहले इस थ्योरम को इंडिकेट करना पड़ेगा, ये लिखनी पड़ेगी। अब हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा एंगल पी ए पी ओ इज इक्वल्स टू हो गया 30 डिग्री के, इजंट इट। अब हमें चाहिए पीओ, बड़ा आसान काम है पीओ को निकालने का। ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये एंगल है 30 डिग्री, और हम निकालना चाहते हैं बच्चों पीए। लिंक करो थोड़ी सी चीज़, जिसमें एंगल आया करते थे, फिर हमारे को साइड्स पता हो, हम दूसरी साइड पता कर लेते थे। कौन सा चैप्टर दिमाग में आता है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री माइंड में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए तुरंत से। अब कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री तो लगाएंगे लेकिन 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो भाई 90 डिग्री का एंगल भी है। ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ ए पर, ये 90 डिग्री का ही तो बनेगा यहाँ। वो कैसे सर, क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। यस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट बाय दिस थ्योरम। ये थ्योरम हम लिखेंगे, फिर हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बच्चों हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। हमारे पास ये, हमें ये भी पता लग गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फिर दूसरा ये एंगल जो है ये 30 डिग्री का भी है। अब डायरेक्ट इसमें हम tan थीटा लगाएंगे यूजिंग tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है 30 डिग्री, तो 30 के ठीक सामने वाली जो लाइन है यानी कि ए ओ, ये हमें लेनी है परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस। अगर तुम्हें पता लग गई तो तुम बेस भी निकाल लोगे। हाइपोटेन्यूस मेरे को बताने की कोशिश करो, सोचो हाइपोटेन्यूस इसमें क्या होगी। तो बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है कि जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने ही सबसे बड़ी वाली साइड होती है, यानी ऑब्वियस है 90 के सामने ही हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। तो 90 डिग्री यहाँ है एंगल ए पर, इसके ठीक सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस पी ओ, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस होगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना बच्चे इसको गलती कर देते हैं, तो यही गलती करते हैं, वो हाइपोटेन्यूस पी ए को ले लेते हैं, पी ए हाइपोटेन्यूस नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ यही गलती करते हैं, पीए को हाइपोटेन्यूस लेंगे,
उन्हें लगता है भी ट्राइंगल ऐसे देखने की आदत है ना, तो उसको ले लेते हैं, लेकिन नहीं, 90 के सामने PO हाइपोटेन्यूस है, यानी कि बच्चों PA तो एक्चुअल में बेस है, इजंट इट, तो बेस की जगह PA। बस अब आंसर आ जाना है। tan थीटा यहाँ पर हो गया हमारा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AO है 3, PA हमें निकालनी है, ये हो गया। अब tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/√3 होती है, इज इक्वल्स टू 3/PA, यानी कि PA आ गई, PA इज इक्वल्स टू 3√3, यस, ये हमारे पास PA आ गई। सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे यूनिट। अब उसने कहा है दोनों टेंजेंट निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट PB है, तो बच्चों इज इक्वल्स टू PB, PA और PB दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। वाई? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ बाय दिस थ्योरम। PA और PB दोनों 3√3 हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब कई बच्चों को यहाँ पे डाउट रहता है कि सर हम रूट में आंसर को छोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल रूट में आंसर को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई क्वेश्चंस के अंदर ना आगे ब्रैकेट में लिख देता है √3 इज इक्वल्स टू 1.732, क्वेश्चन के बाहर ही ऐसे लिख देता है ब्रैकेट में, देखा होगा। तो जिन क्वेश्चन में ऐसे लिख देना, इसका मतलब वो चाह रहा है कि हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें, तो फिर ऐसे केस में पूरा सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज आंसर को हम लोग रूट में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टाइम है हमारे पास पेपर में तो फिर उसको सॉल्व कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम भी कम रह रहा है तो रूट के अंदर छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी का ही ऑप्शन का पार्ट है बच्चों। PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P, इफ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन फाइंड OQP, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, तो एक सर्कल हम बना लेंगे सबसे पहले। ये PQ एक टेंजेंट बनाई हमने, एक्सटर्नल पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q, विद सेंटर O, सर्कल का सेंटर O बनाया, ठीक है। PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P, OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, OPQ इज एन आइसोसेलेस, देन फाइंड OQP। अब ये यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर इसने कहा है कि PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट P पॉइंट पर टेंजेंट है, तो यानी यहाँ पर P आएगा, बस ये ध्यान रखना, ये हो जाएगा Q। क्या ध्यान रखना है? इसने कहा है टेंजेंट एट P, बस ये चीज पॉइंट है, यानी टेंजेंट यहाँ पर P पॉइंट आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट Q बन जाएगा। OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसको ज्वाइन कर देंगे पूरे को, ये हमारे पास बन जाता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन OQP निकाल दो, OQP दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड करना है कि ये कितना होगा। दिस एंगल बहुत आसान है, देखो कैसे कर पाएंगे। ये एंगल 90 होता है तो फिक्स है ना, इस एंगल को कोई नहीं बदल सकता, एंगल P को, तो हम लिखेंगे वी नो दैट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री तो फिक्स है, ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गई, तो यानी यहाँ पर तो 90 रहना ही है। अब बच्चों इन्होंने कहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, इजंट इट। अब मेरे को बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि ये 90 है और इसके अलावा जो एक और कोई एंगल ले लें, हम एंगल O ले लें या Q ले लें, वो भी 90 हो जाए? ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है ना, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, इजंट इट। अगर इसको हमने 90 है तो 90 फिक्स है, इसको तो कोई नहीं बदल सकता, और कोई दूसरा भी 90 ले लें तो फिर तो ट्रायंगल ही नहीं पॉसिबल होगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा।
इसका मतलब क्या निकलता है कि बाकी के जो दो एंगल बच गए, ये एंगल Q और एंगल O, ये 90 नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, ये कुछ और है। और ये भी पक्का है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि दो एंगल तो इनमें इक्वल करने हैं ना, आइसोसेलेस इसको हमें बनाना है, दो एंगल इक्वल करने हैं। तो यहाँ से क्लियरली हमें इस चीज़ का पता लगता है। तो यहाँ लिख देंगे पहले तो हम, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एक्चुअली, एंड क्लियरली एंगल PQO इज इक्वल्स टू एंगल POQ। ये दोनों एंगल जो बाकी के दो बच गए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसने कहा है ट्राइंगल OPQ क्या है, इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब बच्चों इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर देंगे। तो इनको हम मान लेते हैं, लेट दीज बी एक्स। हमने मान लिया कि एंगल एक्स एक्स हैं दोनों। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OPQ क्या बन जाएगा, ये भी हमने x माना हुआ है, ये भी x माना हुआ है, और वो 90 है। तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180, ये हमारे पास आ गया, और बस अब आंसर निकल आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 90 हो जाता है। और बच्चों x कितना आ जाता है, 45। यानी कि इसने हमें कहा था क्या निकालो, OQP निकालो। देयरफॉर एंगल OQP कितना है, 45 डिग्री है बच्चों। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दो तीन बातें समझने की हैं, उनको ध्यान रखना, किसी और क्वेश्चन को करने में भी इस चीज़ से मदद मिलेगी, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, ट्राइंगल्स चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन है। इन द ट्राइंगल ABCD and E are points on side AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. If A is equals to 2, AD is equals to 3, BD is equals to 4.5, then find CE. ट्राइंगल बनाएंगे फटाफट से, ABC, D और E पॉइंट्स हैं। D पॉइंट है AB पर, देखो D पहले आया, फिर पहले AB आई, तो D पॉइंट AB पर, फिर E आया, फिर AC आई, तो E पॉइंट AC पर। और क्या कहा है, DE पैरेलल टू BC है, DE को पैरेलल, DE इज पैरेलल टू BC। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, ये टिप है, कभी भी किसी ट्राइंगल के क्वेश्चन में ये पैरेलल दे दिया हो ना अगर तुम्हें, तो 100% है कि वहाँ पर BPT लगेगी, 100%। तो यहाँ पर हेयर DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या रिजल्ट आएगा, AE अपॉन EC इक्वल टू AD अपॉन DB। जब किसी ट्राइंगल में ऐसे दो लाइंस पैरेलल हो जाएं तो बच्चों AE अपॉन EC AD अपॉन DB, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। AE यहाँ पर दिया हुआ है 2, AD दिया हुआ है हम लोगों को 3, BD है 4.5, और ये EC हमें निकालनी है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। AE की जगह हम लोग 2 रख देंगे, EC तो फाइंड करनी है, AD है 3 और DB है 4.5। सॉल्व करेंगे फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 2 अपॉन में 3 लग जाना है, EC इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 3, यानी कि EC बच्चों हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा सोल्व किया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि BPT से भी लगभग हर साल क्वेश्चन आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, या तो इस थ्योरम का प्रूव आ जाएगा पेपर में, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, या इस तरह का कोई और आएगा जरूर BPT से क्वेश्चन। ठीक है, हर साल आता है। तो बीच बीच में क्वेश्चंस में मैं ये बातें बताता रहता हूँ जो जो ध्यान में आती रहती हैं क्वेश्चन के हिसाब से, नोट करते रहा करो, पेपर में फ़ायदा मिलेगा। 11th क्वेश्चन बच्चों कंस्ट्रक्शन से डाल दिया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बताना है C जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये C पॉइंट दिख रहा है, ये रहा, ये AB है, A पॉइंट और B पॉइंट, तो C इनको डिवाइड कर रहा है ना, C बीच में आ गया इनके, तो C इनको क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताना है। अब क्वेश्चन को इन्होंने इस तरह से बनाया है कि बच्चा पजल होगा, गलत आंसर लगाएगा। अब हम सही आंसर कैसे डिसाइड करेंगे, देखो ये AC का जो पोर्शन है, ये पहला पोर्शन है, ये पहला पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाले को, ना कि ऊपर वाले को। देखो यहाँ ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है ना, पहले पोर्शन वाली लाइन जो है वो किस ट्राइंगल में आ रही है, नीचे वाले ट्राइंगल में, इजंट इट। तो यानी कि हम पहले वाले पोर्शन को नीचे वाले ट्राइंगल से देखेंगे बच्चों। तो काउंट करो कितनी आर्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आर्क टोटल लगी हुई हैं, 8 लिखा है, यानी 8 आ गया पहले तो। फिर दूसरे की बात करेंगे, ये दूसरा पोर्शन है CB,
ये किस में है, इस दूसरे ट्रायंगल में। तो इसमें कितनी आर्क लगी हुई हैं, 5 लगी हुई हैं, तो 5 आ गया। बस ये आंसर हो जाता है 8:5। ये क्या आ गया, AC/CB। गलती कहाँ हो सकती है, बच्चा ऊपर की तरफ 5 आर्क लग रही है ना, तो बच्चा पहले 5 लिख देगा, नीचे 8 लग रही है तुरंत से 8 लिख देगा जल्दी जल्दी में, बस यहीं पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले जो है ये पहले वाली चीज़ ये हमारे नीचे वाले ट्रायंगल में आ रही है, तो पहले नीचे की चीज़ फिर ऊपर की चीज़ आएगी। 8:5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। क्या कहा, sin A + cos B = 1, A = 30 डिग्री, B एक्यूट एंगल है, B निकाल दो। निकाल देते हैं। साइन ए बच्चों इन्होंने कहा है 30 है, तो A की जगह 30 रख दो, प्लस cos B = 1 दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। साइन 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए। साइन 30 होता है 1/2 प्लस cos B = 1, cos B = 1 - 1/2। सॉल्व करते रहेंगे, एलसीएम लिया हमने, 1/2 ही हमारे पास आ गया। 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। cos B = हाफ आ गया। इन्होंने तो कहा है B निकालो, इन्हें cos B से कोई लेना देना नहीं है, इनको तो B चाहिए। तो हम क्या सोचेंगे कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, तो फिर से टेबल का यूज़ होगा। 1/2 cos में बच्चों cos 60 की वैल्यू होती है, टेबल में चेक करना। तो रेशियो सेम बन गए हैं, एंगल्स को हम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट एंगल B कितना आ गया, 60 डिग्री बच्चों आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर भी बच्चों ये बात भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जरूर आएगा जिसमें तुम्हें वैल्यूज़ डालनी पड़ेंगी, उनका यूज़ करना पड़ेगा, 100% आएगा। तो टेबल सभी याद कर लें। 13th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइंड x + y, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। x + y = x है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है ना, x 2 sin स्क्वायर थीटा रख दिया हमने x की जगह, फिर प्लस, तो प्लस, फिर y की वैल्यू y है 2 cos स्क्वायर थीटा + 1, 2 cos स्क्वायर थीटा + 1 ये रख दिया है। देखो 2 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया इन दोनों में से, अंदर ब्रैकेट में बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लास्ट में +1। अब बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो सभी को पता है, ये हो गया। तो 2 × 1 यानी 2 + 1 यानी कि ओवरऑल में आंसर क्या बन गया हमारा, 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन है। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42, एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है 42, तो मान लेते हैं AB = 42 डायमीटर। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब कोई भी एक आर्क है, कहीं पे भी हो सकती है वो आर्क, तो हम यहाँ पे एक आर्क मान लेते हैं ऐसे करके, यहाँ पर हमने पॉइंट C ले लिया, ठीक है, ये हमारी आर्क हो गई है। तो ये जो AC आर्क है बच्चों, ये AC आर्क, इसने सेंटर पे एंगल बनाया, सेंटर O, ये एंगल इसने यहाँ पे क्रिएट किया, दिस एंगल, और कितना डिग्री का बनाया, 60 डिग्री का। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। अब इस आर्क की लेंथ क्या होगी, AC की लेंथ क्या होगी, ये हमें यहाँ पर निकालना। ये आर्क का साइन होता है, AC के ऊपर ऐसे बना देना हम अगर, आर्क का यानी लेंथ ऑफ आर्क, तो ये हमें निकालनी। तो भाई इन्होंने कहा है डायमीटर 42 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 21 सेंटीमीटर, इजंट इट। अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है हमारा θ/360 × 2πr। ये फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए, तभी लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी। थीटा कितना है, 60 डिग्री, 60 आ गया, अपॉन 360 × 2 × पाई, इन्होंने क्या कहा है 22/7 डालना है, ये रखा। आर कितनी है, हमने डायमीटर से आर निकाली, 21 आई और रख दी। 7 3 जा 21, 6 टाइम्स 3 टाइम्स 3 से 3 भी कैंसिल, तो ओवरऑल में केवल क्या बच रहा है बच्चों, 22 केवल बच रहा है। 22 और यूनिट जरूर लगानी है, सेंटीमीटर,
ये हमारा इसका आंसर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकल रहा है, ठीक है। यूनिट हमेशा लगाया करो क्वेश्चन में, हाफ मार्क्स यूनिट का होता है, ध्यान रखना। और ये फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स होते हैं स्टेप मार्किंग में, तो इसको भी। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ये टिप है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है ना, उसके फॉर्मूले से ही सब क्वेश्चन बनेंगे। तो फॉर्मूले जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है, जब तक फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं तुम उसका बना सकते। ऐसी एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फॉर्मूले लर्न होना बहुत जरूरी, दोनों चैप्टर इस तरह के हैं, इनके फॉर्मूले अच्छे से करके जाना। 15th में चलते हैं, 15th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। 12 सॉलिड स्फीयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी हमने नाम लिया और सरफेस एरिया यहाँ पर हमारे सामने आ गया। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base this। देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में, एक सिलेंडर को मेल्ट किया, पिघला दिया, और उससे 12 सॉलिड स्फीयर बनाए, 1 2 3, ऐसे करते करते टोटल कितने हैं ये, 12 स्फीयर्स। अब डायमीटर जो सिलेंडर का दिया हुआ है वो है 2 सेंटीमीटर का, चेक करो, ये क्या ना 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यानी 1 सेंटीमीटर, इजंट इट। और हाइट दी है सिलेंडर की 16 सेंटीमीटर, हाइट हमारी हो गई 16 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 16, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया, पिघला दिया, इसी से बच्चों हमने क्या बना दिया, हमारे 12 स्फीयर बना दिए टोटल। अब हमें बताना है डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, इन स्फीयर का डायमीटर कितना होगा। अब मैं क्वेश्चन का कंसेप्ट बोल रहा हूं, जिसके ये समझ में आ गया उसके पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, इस सिलेंडर को पिघला के हमने ये 12 स्फीयर बनाए हैं बच्चों, यानी कि जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर्स के, इजंट इट। बस ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ये लाइन जिसके समझ में आ गई उसके ये क्वेश्चन ही क्लियर, बल्कि इस तरह के कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे मेल्टिंग वाले। जब बच्चों हम एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ बनाते हैं उसी से ही, तो दोनों के वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, बस मटेरियल तो वही सेम टू सेम लगा हुआ है ना, सेम क्वांटिटी है, वॉल्यूम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर सेम हो जाएंगे, सेम मटेरियल से बने। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम हुआ ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर कितने स्फीयर्स हैं, 12 स्फीयर्स हैं बच्चों, तो इंटू 12 जरूर हम यहाँ पे कर देंगे, इंटू 12, ये 12 के 12 का आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन में 2 रेडियस हैं, एक तो सिलेंडर का रेडियस है और एक स्फीयर का रेडियस है। देखो स्फीयर में भी तो रेडियस आएगा ना, उसको तो दोनों को अलग अलग लेना है, एक को कैपिटल आर लिया, दूसरे को स्मॉल आर लेंगे, ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए। तो यहाँ देखो मैंने कैपिटल आर माना है, यहाँ पर स्मॉल आर लिया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट होता है, देखो ये पाई है ना यहाँ पर हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस वाले पाई से ही हट गए दोनों। इस आर की वैल्यू रख देंगे 1 है, 1 का स्क्वायर, कैपिटल एच 16 है, 16 इज इक्वल्स टू 4/3 आर क्यूब इंटू 12 हो जाता है बच्चों। देखो 3 4 जा 12, ये कैंसिल हो गया, तो ये बना 16, यहाँ से 4 इंटू 4 16 आएगा, 16 इसके अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आर क्यूब, चेक करो, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1, यानी कि आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 1। 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 ही यहाँ पर हमारे पास आ गया रेडियस, 1 हो गया रेडियस। लेकिन ध्यान दो, इसने तो कहा था क्या करना है, इसने हमें कहा था कि हमें डायमीटर निकालनी है स्फीयर की, रेडियस नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, यानी कि 2 इंटू 1
यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास के काफ़ी लंबी क्लास हमारी हो गई क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे थे और डिटेल में हमने सब समझे हैं फुल कंसेप्ट के साथ। केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए बच्चों, ये मेरा टारगेट नहीं रहता, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रॉपर क्वेश्चन का कंसेप्ट भी हम टच करें, किस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए वो भी देखें, तभी प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। क्लास की तरह सब कुछ चलाना चाहिए, चलना चाहिए, तभी प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। देखो डबलेट क्या होता है, डबलेट से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। पेयर ऑफ डाइस का मतलब 2 डाइस हमने थ्रो किए, जैसे लूडो के जो गिट्टे होते हैं, 2 डाइस हमने इकट्ठे फेंक दिए। तो बच्चों इसमें टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ऐसा हो सकता है 1 1, यानी पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए। ऐसा होता है पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, है ना। पहले पे 1 दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 4, 1 5 1 6, ऐसा हो जाए। या ऐसा हो सकता है पहले पे 2 आए दूसरे पे 1, फिर दोनों पे 2 2 आ जाए, क्या पता। या पहले पे 2 दूसरे पे 3, फिर 2 4 2 5 2 6। सर ये तो चलता रहेगा। बिल्कुल, 3 1 की लाइन आएगी यहाँ पे, यहाँ 4 1 की लाइन आएगी, फिर यहाँ 5 की लाइन शुरू हो जाएगी, फिर लास्ट में 6 1 की लाइन पे जाके ये कहानी निपटेगी। लास्ट जो आएगा वो ऐसा होगा 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एक जगह यहाँ पर आएगा 3,3, इसमें यहाँ पर आएगा 4,4 और इसमें यहाँ पर आएगा 5,5 और लास्ट वाले में आएगा 6,6। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा है डबलेट। डबलेट डबलेट का मतलब दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। डबलेट क्या होता है, दोनों डाइस पे सेम नंबर हो। तो इन सारे में यहाँ पर भी तुम लोग फिल कर लेना 3 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है ना। यहाँ भी सब जगह आ जाएंगे नंबर्स, पॉसिबिलिटीज सब जगह यहाँ पर आ जाएंगी। हमें तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल्स टू, कितने डबलेट हैं यहाँ देखो, 1 1 पहला, फिर 2 2 दूसरा, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, फिर 6 6, जिन पर सेम नंबर हो। तो टोटल 6 हो जाते हैं। 6 अपॉन ये टोटल आउटकम कितने हैं, इन सारों का टोटल करोगे, ऐड करोगे, चेक करोगे तो ये 36 हैं बच्चों। तो हम रेड्यूस कर लेंगे, यानी 1/6, ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर वो भी तो लास्ट क्वेश्चन था 16, लेकिन 16 के बच्चों 2 पार्ट हैं और वाला पार्ट भी है, तो इसको भी करेंगे। सॉल्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड से भी 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं पेपर में। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इनको, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन, काली रानी जो होगी, गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है ना। ब्लैक क्वीन, टोटल क्वीन कितनी होती हैं बता सकते हो। टोटल क्वीन बच्चों हमारे पास 52 कार्ड्स में टोटल क्वींस होती हैं 4, 4 क्वींस होती हैं, 4 रानियां होती हैं। 4 में से 2 तो होती हैं ब्लैक कलर की रानी और 2 होती हैं रेड कलर की रानी, ठीक है। ऐसे ये डिवीजन रहता है। अब इसने तो पूछा है ब्लैक कलर की क्वीन चाहिए इसको, तो फेवरेबल में 2 आएगा बच्चों, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पे खाली क्वीन लिखता, क्वीन चाहिए, तब तो हम 4 डालते। इसने ब्लैक लगा दिया, इसका मतलब 2 ही हम काउंट करेंगे, 2 लेंगे। अपॉन में टोटल कितने हैं कार्ड्स, 52 हैं, 52 डाल देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, रेड्यूस। तो 1/26 बच्चों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी पूरी क्लास। आज की क्लास में हमने क्या किया है, फाइनली पूरे के पूरे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन टोटल, उनके ऑप्शन वाले पार्ट्स भी हमने कवर कर लिए। तो 1 मार्क्स में इस बार इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी। तुमने देखा कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थोड़े से लंबे भी थे, ठीक है, और मिलना 1 मार्क्स ही है। अब बच्चों आने वाले पार्ट्स के अंदर हम इसके आगे के सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। इसको ज़रूर सभी अच्छे से एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसी तरह का पेपर आने वाला है, अपनी तैयारी भी इसी तरह की सभी को रखनी है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में रखते हैं हम लोग इतना ही। कल फिर से मिलेंगे ठीक रात को 8 बजे। तब तक के लिए मन लगा के अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।